बिल्कुल भी मत लीजिए। तो आज के इस क्लास में साथियों हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना कैसे कैसे आया, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना भारत के संविधान में जिस समय लाए जा रहे थे उस समय प्रस्तावना को लेकर क्या विवाद रहा, प्रस्तावना का एक एक शब्दों का अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी किया इस प्रस्तावना को लेकर। इसके बाद साथियों संसद में इस प्रस्तावना को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। वो सारे कुछ साथियों आज के इस वीडियो में जो है हम डिटेल से पूरा प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे कुछ A to Z हम आपको कंप्लीट करा देंगे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने वाले कोई विद्यार्थी होंगे तो ये वीडियो साथियों उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, और साथ ही साथ अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ना भी करते हैं तो भी उनके लिए भी साथियों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए धैर्य बना के जरूर देखें। तो संविधान का प्रस्तावना को समझने से पहले साथियों हम प्रस्तावना को पढ़कर शुरू करते हैं, क्योंकि उसका एक एक जो है शब्दों का भावार्थ हम लोग को समझना है। इसलिए सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और उसका प्रस्तावना का एक एक अर्थ समझेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह साथियों हमारा संविधान का प्रस्तावना है। अब इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, इसका पूरा प्रस्तावना में जितने सारे शब्द अभी मैंने बोला उस सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है सब कुछ साथियों अभी हम आपको बताते हैं। मैं आप लोगों से छोटा सा गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और हो सके साथियों तो इस वीडियो का लाभ लेने के लिए, इस प्रकार से कोर्स का लाभ लेने के लिए इस वीडियो को लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम उद्देश्य को समझेंगे। ये जो प्रस्तावना है साथियों इस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं, उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही। प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में साथियों हम लोग प्रीएम्बल भी कहते हैं, प्रीएम्बल भी कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रीएम्बल भी कहते हैं। तो प्रस्तावना को किस किस नाम से जाना जाता है, तो प्रस्तावना तो एक हो गया, इसके साथ साथ साथियों इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रीएम्बल, है ना। तो प्रस्तावना का पूरा उद्देश्य आपको हम बताते हैं। तो प्रस्तावना का साथियों जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, देखिए आखिर प्रस्तावना को लाने का क्या उद्देश्य हुआ, संविधान में क्यों जोड़ा गया प्रस्तावना को। तो साथियों प्रस्तावना को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। प्रस्तावना का साथियों प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। एक एक इसका हम पूरा अर्थ को समझाएंगे, हम आगे ये सारा अर्थ हम समझाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना में जो हम पढ़े हैं तो उसमें कई सारे ये सब टोटल वर्ड है ना, तो ये सारे वर्ड को हम एक एक करके आपको बताएंगे। इस चीज़ को पहले आप लोग नोट करते चले जाइएगा। तो प्रस्तावना का पहला उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। दूसरा साथियों क्या अर्थ है, तो विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, प्राप्त
करना, प्राप्त कराना, है ना। ये साथियों प्रस्तावना का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य साथियों क्या है? तो तीसरा उद्देश्य साथियों पद और अवसर की समता प्रदान करना। तीसरा साथियों है पद और अवसर प्रदान करना। पद और अवसर प्रदान करना, यह साथियों तीसरा उद्देश्य हो गया। चौथा उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अखंडता को बनाए रखना। यह साथियों प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। ये साथियों जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को आप तब समझ पाएंगे जब प्रस्तावना में जो है जो चीज शब्द दिया गया है उस शब्द को आप समझ लेंगे। तो साथियों प्रस्तावना में ये सारा शब्द दिया गया है, जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, न्याय है, ये सारा शब्द जो है प्रस्तावना में दिया गया है। तब प्रस्तावना का एक एक शब्द को हम आपको समझाएंगे और जैसे वो साथियों हम समझ जाएंगे तो पूरा ये उद्देश्य को हम लोग आसानी से समझ लेंगे। साथियों ये आपका तीनों उद्देश्य जो लिखवाएं, ये तीनों उद्देश्य को आप लोग जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब साथियों हम बताते हैं पूरा प्रस्तावना का पूरा अर्थ आपको बताते हैं पूरा एक एक शब्दों का। उतार लीजिए साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। अब साथियों प्रस्तावना का जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्दों का हम एक एक करके उसका पूरा भावार्थ को देखेंगे, उसका अर्थ को समझेंगे। अगर जैसे ये अर्थ को समझ जाते हैं तो प्रस्तावना का जो हम उद्देश्य बताए हैं वो सारा उद्देश्य आपको खुद बाय खुद समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना का आखिर उद्देश्य है क्या। तो एक एक करके साथियों प्रस्तावना का सभी शब्दों का हम अभी भावार्थ को देखेंगे। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, सबसे पहले साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये साथियों हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत को, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या हुआ? एक चीज साथियों हम थोड़ा आप लोगों को बताने भूल गए हैं। ये जो प्रस्तावना है साथियों, ये प्रस्तावना को जो है ना संविधान का परिचय कहा जाता है। संविधान का क्या है? परिचय है। ये चीज याद रखिएगा। परिचय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साथियों जब आप संविधान का पूरा भाग पढ़ेंगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उस आर्टिकल में जो चीज आप पढ़ेंगे, जिस भाग में जो चीज आप पढ़ने वाले, वो सारा कुछ जो है ना प्रस्तावना में ही पहले बता देता है कि आगे हम संविधान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये साथियों जो प्रस्तावना है, इसीलिए इसको कहा गया है कि जो संविधान का जो ये परिचय है प्रस्तावना। और ये संविधान का परिचय साथियों कहने वाला जो शख्स था, उस शख्स का नाम था N.A. पालकीवाला, जिनके द्वारा कहा गया था साथियों सबसे पहली बार कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? एक परिचय है। तो ये साथियों आप लोग एकदम याद रखिएगा, है ना। अब मेन पॉइंट में आते हैं हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या हुआ? तो हम भारत के लोग, इसका अर्थ साथियों मेनली ये हुआ कि हम भारत का नागरिक, हम भारत की जनता इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंच पाए हैं कि अपनी भाग्य का निर्माण करने का निर्णय हम लोग स्वयं ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं। हम किसी के अधीन नहीं है। भारत का संविधान आया, भारत का संविधान आने के बाद हमारे लोग पूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमारा देश का शासन कैसे चलेगा, हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, किसको बनाया जाएगा,
देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगा? देश का साथियों शासन व्यवस्था को चलाने का शक्ति देश का जनता को मिल गया। अब देश की जनता तय करेगा, हम भारत के लोग, पूरा भारत की जनता तय करेगा कि शासन यहां का कैसा चलेगा। किसी के अधीन नहीं है। कोई विदेशी व्यक्ति आके यहां पर वो नहीं कह सकता कि भैया आप मेरे अधीन रहिए, नहीं। हम लोग पूर्ण तरीके से जो है ना, संविधान लागू होने के बाद हम लोग क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। हम पूरा जनता जो है इसके पास पूरा पावर आ गया। अपनी भाग्य की निर्माण जो है हम लोग स्वयं कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो इसका अर्थ साथियों ये हुआ, हम भारत के लोग। अब जब आगे प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब साथियों इसका अर्थ क्या होता है समझिए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ साथियों क्या होता है समझिए। संपूर्ण है ना, संपूर्ण, संपूर्ण है ना साथियों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब साथियों इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ साथियों यह होता है कि हम भारत का पूरा जनता, हम भारत के लोग भारत को, याद रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है ना संपन्न, ऐसे पढ़ते हैं। तो लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम जो भारत के लोग हैं वो आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में पूर्ण तरीके से हम लोग जो है स्वतंत्र हैं। बाहरी मामला क्या है, आंतरिक मामला क्या है, इसको साथियों ऐसे समझिए। जैसे कोई विदेशी का शासन भारत में नहीं चलेगा और कोई विदेशी सरकार, ब्रिटिश कोई जो है हम लोगों को अपना कानून मानने के लिए विवश नहीं कर सकता है। कोई यहां भारत का शासन विधि नहीं चलेगा। तो हम लोग बाहरी मामलों में कोई भी चीज हम लोग नहीं मानेंगे, स्वतंत्र है भैया कि हम आपका जो है ना कोई विधि कोई शासन आपका हम नहीं मानेंगे। तो बाहरी मामले में भी साथियों हम लोग क्या है, पूरा तरीके से जो है स्वतंत्र है। और बाहरी मामले में कोई भी विदेशी, ब्रिटिश जो हम लोगों को कोई भी चीज को मानने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से साथियों भारत के अंदर भी जो सरकार है या भारत के अंदर जो आज के समय में जाति प्रथा खूब ज्यादा चलता है, इसको हम मस्ट एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। तो आज जाति प्रथा में क्या है ना, बड़ी बड़ी जातियां लोग जो ना छोटी छोटी जातियों को खूब ज्यादा सताता है, खूब उन लोगों को जो है परेशान करता है, शोषण करता है। और उन लोगों को जो है ना अपना जो आज्ञा होता है उन आज्ञा को पालन करने का आता है। यानी कि जो है बड़ी जाति के लोग कहेगा कि ये मेरा, तुम दिहाड़ी मजदूर करो आके मेरा घर में, मेरा घर का गोबर गोठा करो, मेरा घर में आके तुम जो है गुलामी करो। तब जब छोटे जाति के लोग बड़ी जाति के घर में जाकर गुलामी नहीं करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, उनके साथ शोषण करने लगता है। तो इस प्रकार से कोई विवश नहीं कर सकता है। यानी कि देश के भीतर भी जो है कोई व्यक्ति हम लोगों को कोई भी चीज को मानने के लिए विवश नहीं कर सकता है। हम लोग संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से हम लोग क्या है, आंतरिक मामले में भी और बाहरी मामले में भी हम पूरा आजाद है। कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी मानने के लिए विवश नहीं कर सकता। मेरा इच्छा है तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। या चाहे साथियों हमारा जो सरकार है भारत का, तो वो सरकार भी हम लोगों को कोई भी चीज को मानने के लिए विवश नहीं कर सकता जबरदस्ती कि मेरा ये कानून आपको मानना ही पड़ेगा। तो नहीं, हम लोग आंतरिक मामले में भी आजाद हैं कि आप कुछ भी कह देंगे तो हम नहीं मान लेंगे, अगर गलत करेंगे तो विरोध करेंगे। तो हम लोग साथियों क्या है, आंतरिक और बाहरी मामलों में हम लोग पूरी तरीके से क्या आजाद है, स्वतंत्र है ना। हम लोग को कोई भी चीज को मानने के लिए कोई भी व्यक्ति विवश नहीं कर सकता है। यह साथियों हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं साथियों, आगे क्या पढ़ेंगे, जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं साथियों आगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आगे क्या पढ़ेंगे, समाजवादी। अब ये साथियों समाजवादी शब्द को थोड़ा सा जो है ना एकदम गहराई से समझिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, और ये जो वर्ड है ना बड़ा ही बेहतरीन है। और ये आपको मैं बता दूं कि समाजवादी जो शब्द है, ये शब्द जो है मूल संविधान में, जब संविधान लिखे गए थे ना, उस समय जो है ये प्रस्तावना में नहीं आया था। 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना संविधान का
एक यंग की तरह बना, है ना, यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान में जोड़ा गया 26 नवंबर 1949 को। हालांकि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ही जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में रख दिए थे, लेकिन कुछ लोग जो है ना इसका काफी ज्यादा विरोध कर दिए थे। विरोध इसलिए कर दिए थे क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि भैया समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर जुड़ जाएगा ना तो देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और कुछ लोगों का मानना था कि भैया हमको किसी भी हालत में देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है साथियों जोड़ने नहीं दिया जा रहा था। और इसलिए जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है ये प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ने की वजह से जो है ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव नहीं पास हो सका, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव लाया था। अंत में साथियों जाके 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना को संविधान में रखा गया, लेकिन फिर भी जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ने दिया गया। जिस चीज के लिए विवाद हो रहा था वो विवाद साथियों अंत में वैसा ही हुआ कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों 26 नवंबर 1949 को भी प्रस्तावना में नहीं जुड़ पाया। अब ये जो समाजवादी जो शब्द है और धर्मनिरपेक्ष शब्द है साथियों, ये हुआ 42वें संशोधन जब हुआ संविधान में 1976 में, तब जाके साथियों ये शब्द जो है समाजवादी शब्द जुड़ पाया, है ना। तो ये समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं। तो ये समाजवादी शब्द का साथियों अर्थ क्या है, तो ये जो साथियों समाजवादी जो शब्द है, ये समाजवादी शब्द जो हमारा भारत का संविधान है, संविधान का भाग नंबर 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये साथियों जो भाग है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसी से साथियों ये जो है समाजवादी शब्द निकल कर आया। समाजवादी का अर्थ क्या होता है, समाजवादी का अर्थ साथियों ये हुआ कि समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार जो है क्या करेगा, योजना निकालेगी, सरकार स्कीम चलाएगा, यानी कि लोक कल्याण के लिए जो है, यानी कि देश के जनता के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए, राजनीतिक स्थिति को सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए सरकार कदम उठाएगी। क्या करेगी, कदम उठाएगी। अब सामाजिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा, जैसे साथियों लोक कल्याण में आ गया क्या, जैसे मान लीजिए अभी लोक कल्याण के लिए अभी मोदी सरकार दे रहा है 5 किलो राशन, तो क्या हुआ, एक लोक कल्याण की बात हुआ कि नहीं। यानी कि देश की जनता को एकदम जिंदगी जीने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, आवश्यकता है, वो सारे चीजें जो है व्यवस्था कर देना, यही कहलाता है समाजवाद। याद रखिएगा। जैसे साथियों कुआं हो गया सिंचाई करने के लिए, पानी पीने के लिए दिया गया, तालाब दे दिया गया सिंचाई करने के लिए, रहने के लिए आवास दिया जा रहा है, तो मूलभूत चीजें जरूरत है कि नहीं भैया। इसके बाद जो है सरकार के द्वारा बीज वगैरह दिए जाते हैं, धान वगैरह दिए जाते हैं। इसके बाद साथियों छोटे छोटे उद्योग खोल रहे हैं, कुटीर उद्योग की व्यवस्था करवा रहे हैं सरकार, एक थोड़ा सा बड़े बड़े कंपनियां फैक्ट्रियां भी खोल रहे हैं ताकि लोगों वहां का रोजगार मिल सके। इसके बाद साथियों लोगों को व्यवसाय की तरफ लेके जा रहा है ताकि लोग थोड़ा सा जो लोन वगैरह दे रहा है ताकि लोग बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके। तो ये सारे चीजें जो दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये लोक कल्याण के लिए दे रहा है। इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या होगा, सुधार होगा। तो यहीं से साथियों समाजवादी शब्द निकल के आया। जो आर्टिकल हम लोग 36 से लेकर 51 तक जो पढ़ते हैं, जो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसी से साथियों ये समाजवादी शब्द को लाया गया 42वें संशोधन संविधान का 1976 के संशोधन में। साथियों ये चीज साथियों आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, है ना। तो समाजवादी का साथियों ये अर्थ हुआ। अब आगे साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। इसके बाद पढ़ते हैं साथियों धर्मनिरपेक्ष। क्या पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। तो ये साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसको साथियों चलिए अभी हम समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है साथियों। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ साथियों ये होता है कि देश की जो जनता, देश की जो नागरिक है, जो अनेक अनेक धर्मों को लोग मानते हैं, क्योंकि हमारा देश अनेक विविधता को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ भारत में जो 100 किलोमीटर के दूरी में लोगों का कल्चर कस्टम बदल जाता है। तो भारत के अंदर क्या है, विभिन्न विविधताओं को मानने वाला लोग है, अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी।
तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यह हुआ कि सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म को प्रचार प्रसार करना, अपना अपना धर्म को मानना, अपने धर्म के लिए सभा करना, अपने धर्म के लिए संगठन बनाना, इसके बाद ईश्वर को अंतःकरण करना, ईश्वर को पूरा पूर्ण तरीके से मानना। सभी लोगों को समता का अधिकार है, सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। और ऐसा कभी भी जो है किसी एक धर्म को जो है जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, उन लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं रहेगा। जैसे आज के समय में ये हिंदू धर्म वाले लोग कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष शब्द इस चीज को रोकता है। चाहे आपका जितना भी जनसंख्या हो आपके धर्म का, लेकिन यहाँ सभी धर्म के लोग जो है क्या है, सबके लिए नियम कानून सेम है, बराबर है। किसी धर्म के लोगों को विशेष ताकत, विशेष पावर, शक्ति साथियों नहीं देता है। ये भारत का संविधान कहता है और ये प्रस्तावना साथियों साफ तौर से कहता है कि हमारे भारत के अंदर सभी धर्म के लोग इक्वल है, सबके लिए नियम कानून क्या है, बराबर है। पता चला कि भैया हिंदू धर्म के लोगों के लिए जुलूस निकालना, रैली निकालने का पूरा पूर्ण अधिकार है, उसको पूरा आज़ादी दे दिया है। और जो है मुसलमान लोग निकाल रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग अपना कुछ जुलूस वगैरह कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भैया पता चला कि इन लोगों को रोका जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं समझ जाइए कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होगा कि देश के अंदर सब लोग क्या है, बराबर है। कभी भी एक धर्म के लोगों को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सब लोग क्या है, बराबर है। तो क्या हमारा देश कभी भी हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना, वो सब कुछ ये रोकता है, हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या है, रोकता है। तो एक बार था ऐसा, एक शख्स था जिस शख्स का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जो है राज्यसभा सांसद है, जो इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहा था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाइए क्योंकि देश को हमको क्या बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आखिर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना क्यों चाह रहा है? इसलिए चाह रहा है ताकि अगर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देंगे तो क्या करेगा, देश को आराम से जो है हिंदू राष्ट्र बना देगा। इसलिए साथियों ये लोग चाहते हैं कि देश का जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाए। लेकिन साथियों ये प्रस्तावना से ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कभी नहीं हट सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में साफ तौर से कह दिया है। क्या कह दिया, थोड़ा मैं इसके पर भी आ जाता हूं। ये साथियों जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है हमारा जो संविधान है, संविधान का भाग नंबर जो 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया, मौलिक अधिकार दिया 12 से लेकर 35 तक, तो इसमें साथियों हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया, उसी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से ही जो है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को रखा गया प्रस्तावना में, वहीं से निकालकर। तो केशवानंद भारती केस में जो है 73 में जो केशवानंद भारती केस आया, सुप्रीम कोर्ट में चला, 1973 में केस आया। फाइनल जो है 11 जस्टिस 11 संविधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा ये फैसला आया कि जो संविधान का जो मूल अनुच्छेद है, जो वो अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रस्तावना में शब्द आया है, उस शब्द को कभी नहीं हटाया जा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है, जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह धर्मनिरपेक्ष शब्द को लिया गया। तो केशवानंद भारती केस में 11 जस्टिस ने साफ तौर से कह दिया कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है, और विशेषकर धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना, मूल जो संविधान है, संविधान का भाग नंबर 3 का जो है अनुच्छेद जो 25 से 28 है, उससे ये शब्द को लिया गया है। इसलिए जो है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं हटाया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में साथियों कहा गया। तो ये साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर जो पीछे जो जितना मनवादी लोग जो रोक रहे थे कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन ये साथियों 42वें संशोधन में जो है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी का सरकार थी, उस समय साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द को लाया गया। अब साथियों आगे हम चलते हैं। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, क्या यानी कि इस देश के अंदर जो है सभी धर्म के लोगों को समान अवसर भैया अपना अपना धर्म को मानना, प्रचार प्रसार, कोई भी धर्म को विशेष पावर नहीं दिया गया है।
सब यहाँ पर क्या है, सब एक है। कभी भी देश मुस्लिम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। मैं साफ तरीके से साथियों कह देना चाहता हूँ। अब आगे साथियों हम चलते हैं। अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो गया लोकतांत्रमक। क्या पढ़ते हैं, लोकतांत्रमक। क्या होता है भैया लोकतांत्रमक, पढ़ो। लोकतांत्रमक का अर्थ क्या होता है भैया, लोकतांत्रमक का अर्थ क्या होता है समझिए। लोकतांत्रमक इसका अर्थ क्या हुआ, लोकतांत्रमक इसका अर्थ साथियों क्या हुआ, इसका अर्थ साथियों ये हुआ कि भारत का जो जनता है वो भारत की जनता सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। भारत का जनता के द्वारा ही तय किया जाएगा कि देश का शासन को चलाने के लिए प्रतिनिधि कैसा होगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री कैसा होगा, अपना विधानसभा को चलाने के लिए विधायक कैसा होगा, पंचायत को चलाने के लिए मुखिया कैसे होगा, वार्ड को चलाने के लिए वार्ड सदस्य कैसा होगा। यहां देश की जनता सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। तो लोकतांत्रमक का मतलब ये हो गया साथियों कि देश का जो शासन व्यवस्था चलेगा वो देश के जनता के हिसाब से चलेगा और जनता के द्वारा ही ये तय किए जाएंगे कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रतिनिधि कैसा होगा। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ना, ये जो लोकतांत्रमक जो शब्द है, ये सब साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जब हमें दिया ना, जो जब लोकतंत्र जब बाबा साहब अम्बेडकर जी दिया तो एक झटके में जो रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था ना, उस रानी का पेट को नसबंदी कर दिया एक झटके में। बोला नहीं, अब देश के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देश का जनता के हिसाब से वोट देकर जो है यह तय किया जाएगा कि देश का राजा कौन बनेगा, देश का शासन कौन चलाएगा। देश का जनता के द्वारा यह तय होगा। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो ये साथियों डेमोक्रेसी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे भारत के लोगों के लिए, है ना। और ये लोकतांत्रमक शब्द साथियों इसका अर्थ यह हुआ, है ना। आने की लोकतांत्रमक मतलब समझ जाना कि देश का जनता सबसे ज्यादा सर्वोपरि, सब पावर इन्हीं के पास, सब कैपेसिटी किसके पास, सब ये है जनता के पास, है ना। लोकतांत्रमक साथियों आगे क्या है, अब आगे साथियों हम लोग प्रस्तावना में क्या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, क्या पढ़ते हैं, गणराज्य। क्या पढ़ते हैं भैया, गणराज्य। अब ये गणराज्य का अर्थ क्या होता है इसको थोड़ा देख लीजिए। गणराज्य इसको समझना साथियों बेहद जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गणराज्य शब्द नहीं दिया होता तो फिर क्या हो जाता, तब तो इस देश के अंदर जो है ना वंशानुगत का जो है सिस्टम लागू हो जाता। यानी कि एक बार जो पार्टी का सरकार बन गया, एक बार जो बन गया सो आजीवन भर वही रहेगा। तो गणराज्य शब्द साथियों देने का उद्देश्य ये रहा कि देश के अंदर जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसका कार्यकाल एक सीमित समय के लिए रहेगा। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के लिए होता है कि नहीं होता है। 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, उसको फिर हटा लिए जाएंगे, या उसको हटा लो या फिर चुनाव कराओ, चुनाव के माध्यम से फिर वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे समाज में कई सारे संगठन भी बन रहा है, तो संगठन से हम लोग थोड़ा सा मस्त तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए साथियों एक संगठन बन गया, तो संगठन में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है कि नहीं होता है। तब वो एकदम असीमित समय के लिए नहीं हो जाता है, अनलिमिटेड भैया, आजीवन भर उसी वही व्यक्ति रहेगा, उसी का परिवार वाला रहेगा। असीमित समय के लिए नहीं होगा, एक सीमित समय के लिए उसको रखा जाता है, 5 साल 3 साल, फिर 5 साल 3 साल में क्या होता है, चुनाव होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहे जो भी चुनाव के माध्यम से जीतेगा उनका एक कार्यकाल है, एक सीमित कार्यकाल है। फिर उतना समय के बाद क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव में फिर जाके जो है अगर चुनाव जीता तो ठीक है, नहीं जीता तो फिर भैया खत्म कहानी। तो गणराज्य का अर्थ साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणराज्य का मतलब ये हो गया कि वंशानुगत जो है ना ये प्रथा ना चले, नेपोटिज्म ना चले, भाई भतीजावाद ना चले, इसलिए साथियों इस गणराज्य शब्द को लाया गया। तो गणराज्य शब्द का अर्थ साथियों आप लोग आई होप समझ में आया होगा। अब साथियों हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त सभी नागरिकों का सामाजिक
सामाजिक पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय कितना प्रकार के न्याय की बात करता है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। तो आगे साथियों हम लोग यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिखते हैं आगे, हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। इसका अर्थ क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। तो कितने तरह का न्याय की बात करता है साथियों? तो कुल जो है 3 प्रकार की न्याय की यहां बात कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, है ना। इसका मतलब साथियों यहां ये हुआ, इसका अर्थ साथियों ये हुआ, सामाजिक मामले में, आर्थिक मामले में और राजनीतिक मामलों में जो न्याय होगा वो न्याय संगत सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। बराबर जैसे मतलब साथियों मान लीजिए सामाजिक में आ गया, सामाजिक में क्या हो गया? लोक कल्याण के लिए सरकार काम करती है, तो लोक कल्याण के लिए मान लीजिए वो काम कर रहा है, तो पता चलेगा कि भैया जो बड़े जाति लोग हैं उन लोगों को 5-5 किलो जो है राशन दे रहा है, लेकिन छोटे जाति को दे ही नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? अन्याय हम लोग के साथ हुआ कि नहीं? ये गलत हो जाएगा। तो सामाजिक मामलों में समाज के लिए जो भी सरकार कदम उठाएगी, वैसे मामलों में न्याय क्या होगा? सब जाति के लिए, सभी वर्गों के लिए, कोई भेदभाव नहीं चलेगा भाई। अब पता चला कि एक कंपनी खोला, उस कंपनी में लड़कियों को जो है भर्ती नहीं लिया गया, एक सरकारी वैकेंसी निकाल दिया, पता चला कि वहां वैकेंसी में लड़कियों को गायब कर दिया गया, तो ये सामाजिक न्याय थोड़े हुआ भैया? सभी वर्गों के लिए इक्वल होना चाहिए। अगर लोक कल्याण की बात करें तो सभी लोगों को थोड़ा सा बराबर का अधिकार देना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कम बेसी हो सकता है कि भैया इसका आर्थिक स्थिति खराब है तो इनको इस प्रकार से रिजर्वेशन के माध्यम से उसको आगे लाया जा सकता है। तो लोक कल्याण की बात करें सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, तो वैसे मामले पर जो है ना कोई भी अन्याय नहीं कर सकता, सबके लिए क्या होगा? कानून बराबर रहेगा, है ना। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं चलेगा भैया। आगे क्या? आर्थिक, आर्थिक मजबूत करने के लिए जो भी सरकार कदम उठाती है, जो भी सरकार कदम उठा रही है, तो वैसे स्थितियों में आर्थिक मामले पर जो न्याय जो सरकार करेगी वो बराबर करेगा, है ना। आगे साथियों क्या करेगा? राजनीतिक, राजनीतिक मामले में किसी भी व्यक्ति को जो है ना सिर्फ ये कहा के उसको पीछे नहीं छोड़ देगा कि यार ये छोटी जाति का है, ये ऐसा है। बड़े जाति के लोगों को या तो जो बड़ा बड़ा पैसा वाला है वही लोग चुनाव लड़ सकता है। पता चलेगा जो गरीब है उन लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। वो नॉमिनेशन कराने गया तो पता चला कि भैया इसके पास पैसा नहीं, इसलिए इसको छोड़ो, हटाओ, इसको नॉमिनेशन नहीं करने दो इसको। तो यहाँ पर जो है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों मामलों में क्या है? सब लोगों का समान न्याय होगा भैया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते जो आर्टिकल 14 कहता है। सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामले में क्या है? कानून सबके लिए बराबर, इक्वल। अब आगे साथियों क्या है? तो आगे साथियों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ये साथियों जो शब्द आया है ना, ये शब्द जो आया है ये हमारा संविधान का फंडामेंटल राइट से ही आया है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों का एक अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया कि नहीं? तो अभिव्यक्ति की आजादी हम लोग को दिया गया भैया कि हम लोगों को अपना अपना बात को रखने का आजादी है, कहीं भी जाने का आजादी है, घूमने का आजादी है, कहीं भी बिजनेस करने का आजादी है, डांस करने का आजादी है, नाचने का आजादी है कि नहीं? हमारा फंडामेंटल राइट्स में है कि नहीं? तो उसी फंडामेंटल राइट से जो है ये सारा कुछ लिया गया है। विचार क्या क्या थोड़ा साथियों एक पेन ढूंढ रहा हूं, वो पेन शायद नहीं मिल रहा है। विचार, अभिव्यक्ति है ना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो शब्द आया साथियों ये उसी फंडामेंटल राइट से आया है, और इसका उद्देश्य ये है कि देश में जो भी नागरिक है सभी लोगों को क्या है?
अभिव्यक्ति का आजादी, वो अपना बात को रख सकता है। सरकार अगर कोई गलत काम कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हमारा क्या है, आर्टिकल 19 का हम लोग क्या है, अधिकार है। जब सरकार हम लोगों को क्या करेगा, बात मेरा दबाने लगेगा, तो हम लोग आर्टिकल 19 के आधार पर आर्टिकल 32 के तहत कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, ए सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे कि सरकार जो है ना मेरा अधिकार को छीन रहा है, मेरा अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहा है। अब मान लो भैया शादी पार्टी में डांस कर रहा है, नाच रहा है, अब उसको पता चला कि भैया उसको नाचने नहीं दिया जा रहा है, तो उसका कहीं अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हुआ कि नहीं। अब तुरंत ये चला जाएगा भैया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत जाएगा और कहेगा क्या कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है सरकार, हमको नाचने नहीं दे रहा है। तो ये साथियों आर्टिकल जो आगे है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, तो सभी लोगों को अपने अपने भगवान पर विश्वास रखने का, अपना अपना विचार रखने का, सभी लोगों को अभिव्यक्ति का आज़ादी दिया गया है। जो मन वो करो भैया, लेकिन गलत काम मत कर दो ना, कुटा भी जाएगा, है ना। तो सभी लोगों को अभिव्यक्ति का आज़ादी दे दिया। इसी के तहत जो है नाच गान सब कुछ लोग करता है ना, लेकिन इस चीज़ों का ज़्यादा आजकल जो है ना उल्लंघन भी कर रहा है। धर्म, सभी लोगों को अपना अपना धर्म को मानने का अधिकार है। उपासना, किसी महापुरुषों को भी मान सकता है, अपना किसी भी व्यक्ति पर आस्था रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये साथियों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ साथियों ये हुआ। आगे साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये क्या है साथियों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता क्या है, इसको साथियों समझिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और अवसर की समता, अवसर की समता, इसका अर्थ साथियों क्या हुआ, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ साथियों यह हुआ कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रतिष्ठा तो देना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, व्यक्ति की बात बता रहा हूं, चाहे वो कितना बड़ा पद में हो, तो किसी भी व्यक्ति को इतना भी विशेषाधिकार नहीं दे दिया है कि किसी का भी वो जो है मौलिक अधिकार छीन ले, उनका जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं उनको उल्लंघन कर ले, मूलभूत जो उसका अधिकार है वो उसको छीन ले। तो देश के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, तो किसी के ऊपर इतना भी विशेष अधिकार नहीं दे दिया है कि वो किसी का अधिकार छीन ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं साथियों कि कोई अगर बड़े पद में चला गया है तो उनको हम लोग प्रतिष्ठा ना दे, उसको साथियों हम लोग को क्या देना है, प्रतिष्ठा देना है, मान सम्मान उसको हम लोग को देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पास उतना भी विशेषाधिकार पावर नहीं रहेगा कि वो हमारे लोगों का विशेष अधिकार वो छीन ले। तो इसका अधिकार साथियों, इसका अर्थ साथियों मेनली ये हुआ कि किसी भी लोगों को जन विशेष अधिकार नहीं, बल्कि फिर भी हम लोगों को जो है जो बड़े पद में है उन लोगों को हमको क्या करना है, मान सम्मान देना है, उसका प्रतिष्ठा को बचा कर रखना है। इसके साथ साथ साथियों जो अवसर की समता है, इसका मतलब यह हुआ कि देश के अंदर चाहे वो गरीब तबके का लोग हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, या किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो व्यक्ति जिसके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत के आधार पर वो उड़ान भर सकता है। और सरकार ये नहीं कहेगा, कोई व्यक्ति यह कहा के उसको रोक नहीं सकता है, उसको बाधा नहीं डाल सकता है कि भैया ये छोटी जाति का है, इनको ऊपर नहीं जाया जा सकता है, उसको IAS IPS नहीं बन सकता है, वो गरीब है, गरीब क्या करेगा एरोप्लेन उड़ा के, इस आधार पर कोई रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति जिस अवसर का है वो अवसर वो प्राप्त करने के लिए आजाद है। तो प्रतिष्ठा और साथियों अवसर की समता, इसका अर्थ साथियों ये हुआ, है ना। आगे साथियों व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता का साथियों अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। इसका अर्थ साथियों ये हुआ कि भारत के लोग, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, याद रखिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भारत के लोग जो है ना एक परिवार की तरह है। जैसे एक परिवार में रहता है तो परिवार में कई सारे सदस्य रहता है, तो सभी सदस्यों के बीच हम लोग जब बात करते हैं तो एक गरिमा से बात करते हैं कि नहीं। बड़े लोगों को बड़े तरीके से बात करते हैं, छोटे लोगों को छोटे तरीके से बात करते हैं। अब छोटा है तो इसके मतलब थोड़े उसको हम गाली दे दे के बात करें, तो उनको भी एक गरिमा से बात करता है। अगर कोई बड़ा है तो उसको, बड़े लोगों को बड़े तरीके से बात करते हैं, एक रिस्पेक्टफुल से बात करते हैं।
तो बंधुता का मतलब ये हो गया व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता। इसका अर्थ साथियों ये हो गया कि हम पूरा भारत के लोग जो है ना, पूरा भारत देश को टूटने नहीं देंगे, सब अखंड बना के रखेंगे। अखंड मतलब सब जो हम लोग क्या करेंगे, सब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारा के साथ रहेंगे। हम जो है जैसे हो गया शेड्यूल कास्ट वाला शेड्यूल ट्राइब के घर में जाके खा रहा है, और जो है शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के घर जाके खा रहा है, ओबीसी वाला शेड्यूल कास्ट के घर खा रहा है, शेड्यूल कास्ट ओबीसी के घर में खा रहा है, ब्राह्मण जो ओबीसी के घर में खा रहा है। तो इस प्रकार जो है ना बड़ी जाति छोटी जातियां कोई भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को क्या होना चाहिए, एक भाईचारा के साथ साथियों बंध के रहना चाहिए। हम लोगों को एक भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये साथियों इसका अर्थ होता है राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता। इसका साथियों मेनली अर्थ ये होता है कि हम पूरा भारत के लोग जो है एक भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहे। अब मान लीजिए भारत के अंदर चाइना को अटैक कर देगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ऊंची जात छोटी जात कर रहेंगे। पहले देश को बचाना कर्तव्य हमारा है कि नहीं। तो ये साथियों जो कहता है गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने बंधुता का अर्थ साथियों होता है। ये साथियों कहता है गरिमा, गरिमा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता। एकता मतलब एक साथ मिलजुल कर रहना है ना, अखंडता यानी कि भारत को कभी टूटने नहीं देंगे, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहना है ना। तो इसका अर्थ साथियों ये हुआ कि हम पूरा भारत के लोग क्या करें, मिलजुल कर एक साथ भाईचारा के साथ रहें। तो आई होप साथियों ये जितना भी है प्रस्तावना का जितना भी शब्द वर्ड है, ये सारा कुछ सारे शब्दों का एक एक अर्थ आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब साथियों थोड़ा हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना पर क्या क्या फैसला दिया, कब कब दिया है प्रस्तावना को लेकर, इस पर साथियों थोड़ा घुसते हैं ना। 1960 में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से संबंधित जो है एक याचिका पर जो है सुनवाई किया। उसमें साथियों 5 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा वो फैसला सुनाया गया, जजमेंट दिया गया। और इस केस का नाम था साथियों बेरुबाड़ी वाद, बेरुबाड़ी केस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें साथियों 5 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा कहा गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मूल जो संविधान है वो संविधान का यह भाग नहीं है। बेरुबाड़ी वाद वाला केस में साथियों साफ तौर से 5 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा यह कह दिया गया कि जो प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन साथियों फिर 1973 में एक केशवानंद भारती केस आ गया। और 1973 में केशवानंद भारती का जब केस आया, इसके बाद जो है साफ तौर से केशवानंद भारती वाले केस में कह दिया कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का जो है भाग है। आप नहीं कह सकते हैं कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यानी साथियों 1960 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसी फैसले को बदल दिया। और 1973 में साथियों जब इस प्रस्तावना पर बहस चल रहा था, उस समय साथियों 11 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा यह फैसला सुनाया जा रहा था, जो इतिहास में साथियों सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा इस मामले पर फैसला सुनाया। तो उस समय साथियों जो अधिवक्ता थे जिसके तरफ से याचिका लगाए गए थे, उनके तरफ से साथियों कुछ कुछ बातें बोले गए। बातें ये बोला गया, क्या ये प्रियम्बल जो है, ये प्रस्तावना में जो ये शब्द है, क्या प्रियम्बल में संशोधन किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं? तब साथियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा कहा गया कि देखिए प्रियम्बल में किए जा सकते हैं अमेंडमेंट, संशोधन, लेकिन उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होगा। उस टर्म एंड कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या उसके लिए टर्म कंडीशन यह होगा कि जो प्रस्तावना में जिस शब्द को लोग हटाना चाह रहा है, अमेंडमेंट करने चाह रहे हैं या तो कुछ जोड़ना चाह रहा है, तो संविधान का जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद है, जो भाग है, जो उसमें कुछ प्रोविजन किया गया उसका उल्लंघन ना करता हो। मान लीजिए साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से खत्म कर दिया, तो आर्टिकल जो 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है,
तो बताइए उसका उल्लंघन हुआ कि नहीं? उसका उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया तो उल्लंघन हो गया ना। आने के धर्मनिरपेक्ष शब्द को जैसे ही हटाया, समझ लीजिए संविधान का जो है हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, उसका उल्लंघन हो गया। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए आप प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, आप कुछ नया शब्द को जोड़ भी सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर कुछ जोड़ रहे हैं या आप हटा रहे हैं तो ऐसे में जो है ना, जो मूल जो संविधान में जो लिखा गया है, जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए समाजवादी शब्द को अगर हटा दिया तो पता चलेगा भैया समाजवादी शब्द कहां से लिया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो खत्म हो गया कि नहीं भैया? इधर समाजवादी शब्द गायब कर देगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या हो गया? हत्या हो गया। तो इसलिए जो है ना, तो इसलिए साथियों केशवानंद भारती केस में साफ तरीके से जो कह दिया कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है और संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। ये साथियों साफ तौर से कह दिया, ये मूलभूत ढांचा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस साथियों बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ा जजमेंट था। और हाल ही में जो है एक सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच गया था पगलेट की प्रस्तावना से जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देंगे। कद्दू कहीं जिंदगी में नहीं हटा पाएगा। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। अंत में साथियों छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरा संविधान का फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी ऑफर है। 209 रुपये में पूरा फुल कोर्स आप लोगों को लिए हम कंप्लीट करा रहे हैं। जो आप जो है हमारे इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन, इसी डिस्क्रिप्शन में एक ऐप होगा, मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर ले और वहां से साथियों आप जो है मेरा कोर्स को परचेज कर लीजिए। इसके बाद पूरा आप संविधान का फुल कोर्स कंप्लीट कर सकेंगे। मेरा ऐप का नाम है ज्ञान का प्रतीक ऐप, ये भी थोड़ा आप लोग याद रखेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।